नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। हमारी अभी तक लगभग 54 क्लासेज इसमें समाप्त हो चुकी हैं। जनवरी 2022 से हमने शुरू करते हुए दिसंबर 2022 तक काफी कुछ मैटर कंप्लीट किया। दिसंबर 2022 में भी हमारे कई चैप्टर समाप्त हुए, यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान ये हम पढ़ चुके हैं। फिर रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल, घटनाएं ये हमने समाप्त किया। इसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व एवं नियुक्तियां वो भी हमने कंप्लीट किया। फिर इसके बाद फोर्थ चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो था पुरस्कार एवं सम्मान। उसमें काफी कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब पुरस्कार एवं सम्मान का कुछ पार्ट जो बचा हुआ है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो मिसलेनियस कुछ है फैक्ट्स यानी कि विविध जो तथ्य हैं वो भी आज की क्लास में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद दिसंबर 2022 में से क्या एक चीज रह जाएगी वो है खेल एवं खिलाड़ी, वो हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे सिल्वर मीनाकारी हेतु निम्नलिखित में से किसे सिल्वर मीनाकारी हेतु वर्ष 2019 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया? ये जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है अभी अभी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019, 2018 और 2017 इन तीनों वर्षों के लिए एक साथ प्रदान किए गए हैं। कुल जितने लोगों को प्रदान किए गए उनमें से राजस्थान के कुल कितने हैं? तो राजस्थान से कितने? कुल 14 लोगों को ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए गए। आपसे कैटेगरी पूछी गई है सिल्वर मीनाकारी, इसमें इनमें से किसको प्रदान किया गया? कुछ दिन पहले यानी कि पुरानी क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्या कि श्यामलता गहलोत, इनको तो किसके लिए मिला था? कोफ्तागिरी, जो कि हथियारों को अलंकृत करने की यानी कि हथियारों को सजाने की एक कला है कोफ्तागिरी, इसके लिए तो मिला श्यामलता गहलोत को। इन दोनों को भी यानी कि ये जो 14 लोग हैं जिनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला 2017, 18, 19 तीनों के मिला के, तो ये चारों ही उसमें शामिल है। केवल कैटेगरी का फर्क है, यानी कि सिल्वर मीनाकारी किसको मिला ये पूछा गया है। जैसे कमल किशोर सोनी, इनको किसमें मिला? इनको मिला बोन कार्विंग। मोहम्मद रफीक, इनको किसमें मिला? टाई एंड डाई। और फिर उत्तर क्या बचा हमारा, यानी कि सिल्वर मीनाकारी इसमें किसको मिला? तो गुलाब सिंह। 14 कुल लोगों को मिला, सारे ही ये चारों उसमें शामिल हैं, जिनमें चारों की अलग अलग कैटेगरी है। श्यामलता गहलोत इनको मिला कोफ्तागिरी में, हम पहले पढ़ चुके हैं। कमल किशोर सोनी इनको मिला बोन कार्विंग में। मोहम्मद रफीक इनको मिला किसमें? टाई एंड डाई में। और गुलाब सिंह जो हमारे आज के क्वेश्चन का उत्तर है, इनको किसमें मिला? सिल्वर मीनाकारी। बढ़े आगे, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार वही यानी कि अभी जो हमने पहले पढ़ा प्राप्त करने वाले हस्तशिल्पी तथा उनसे संबंधित हस्तकला का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना उसमें लास्ट वाला ये शब्द जरूर ध्यान रखें, कई बार यहाँ नहीं होता है, कई बार हम इसको ओवरलुक कर जाते हैं, यानी कि ध्यान नहीं देता, हम समझ लेते हैं सही सुमेलित है। तो नहीं को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, और जब आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो इसको अंडरलाइन कर लें जिससे कि आपको याद रहे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है हस्तशिल्पी का नाम और दूसरी तरफ उनकी जो कला है वो। ऑप्शन एक है द्वारिका प्रसाद सुथार और हस्तकला है लकड़ी पर पेंटिंग। ऑप्शन 2 है नेहा भाटिया और इनकी कला है कुंदन जड़ाई। ऑप्शन 3 है सुनीता शर्मा और इनकी कला है सांझी कला। और ऑप्शन डी है प्रेम देवी सोनावा और इनकी कला है थेवा कला। क्या होगा सही उत्तर इसका? इसका सही उत्तर है डी। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, अगर इनमें आप अपना कॉमन सेंस भी लगाएं तो भी आंसर ढूंढ सकते हैं। कैसे? आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा कि थेवा कला किससे संबंधित है? तो राजस्थान का एक ही परिवार है जो थेवा कला से संबंधित है। कौन सा? सोनी परिवार। तो थेवा कला में किसको मिला होगा? कोई ना कोई सोनी रहा होगा। तो थेवा कला में जिनको मिला वो कौन है? सुनील सोनी। तो कौन इसका उत्तर नहीं है? डी, यानी कि प्रेम देवी सोनावा।
इनको किस में मिला था? तो प्रेम देवी सोनावा को मिला था हैंड ब्लॉक पेंटिंग। बाकी जो भी इधर हस्तशिल्पी हैं वो हस्तकला के साथ सही सुमेलित हैं, जैसे कि द्वारका प्रसाद सुथार। अच्छा, एक और बात, यहाँ नाम लिखा हुआ है द्वारिका। अगर किसी का नाम ही द्वारिका है तो नाम में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, जिसका जो नाम है वही हमें मानना होगा कि नाम तो यही है। लेकिन अगर बात की जाए शुद्ध या अशुद्ध की, तब द्वारिका ऐसे लिखना अशुद्ध होता है। आपको याद रखना है, अगर शब्द शुद्धि वाला कोई एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें हिंदी में शब्द शुद्धि है, तो द्वारका सही होता है, द्वारिका नहीं लिखते, यानी कि मात्रा ई की नहीं आती। ये वाला जो है ये शुद्ध माना जाता है, ये अशुद्ध होता है, ध्यान रखें इस चीज का। लेकिन नाम तो जिसका जो है वो तो वही मानना होगा हमें। कोई कहेगा मेरा नाम द्वारिका ही है तो द्वारिका ही रहेगा, नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्याकरण में ये सही है द्वारका। अब यहाँ नेहा भाटिया, इनके साथ और कौन थे? धर्मेंद्र भल्ला, इन दोनों को मिला कुंदन जड़ाई में। बाकी सब लोग यहाँ दिए हुए हैं। तो 4 हमने पहले वाले ऑप्शन में पढ़े, 4 इसमें पढ़ लिए, कुल 14 लोगों को मिला था। 4 नहीं, इसमें हमने 5 पढ़ लिए, सुनील सोनी भी। तो इस तरह से यही वो खास खास लोग हैं, इनकी कलाएं भी हमने पढ़ ली, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। बढ़े आगे, एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। निम्नलिखित में से किसे निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रेखा ठाकुर, नियाज अहमद, रमेश बोहरा या तोलाराम मेघवाल। कौन सा सम्मान? निर्मोही नाट्य सम्मान। इन चारों में एक चीज कॉमन है, रेखा ठाकुर, नियाज अहमद, रमेश बोहरा और तोलाराम मेघवाल। और वो क्या चीज कॉमन है? इन चारों को ही दिया गया है कौन सा? राजस्थान संगीत अकादमी अवार्ड। और कौन से ईयर का? 2022। मैंने आपको बताया था राजस्थान संगीत अकादमी अवार्ड किसको दिया गया था? कुल 12 लोगों को। इसके बाद 6 लोगों को युवा वर्ग में और 5 लोगों को बालक वर्ग में दिया गया था। तो इस तरह से जो 12 लोग थे उनमें से 4 तो यही हैं आपके इस ऑप्शन में। इन चारों में एक चीज तो कॉमन होता है, राजस्थान संगीत अकादमी अवार्ड इनको दिया गया। किसके द्वारा? राजस्थान संगीत अकेडमी के द्वारा। कहाँ है? जो उदयपुर में। अब आपको एक इसमें से जो पूछा गया है कि निर्मोही नाट्य सम्मान किसको दिया गया, तो निर्मोही नाट्य सम्मान दिया गया किसको? रमेश बोहरा। अब इन सबका किस किस फील्ड से संबंध है? तो रेखा ठाकुर, इनका संबंध है कथक नृत्य। नियाज अहमद, इनका संबंध है सितार वादन। रमेश बोहरा, इनका संबंध है रंगमंच। और तोलाराम मेघवाल, इनका संबंध है कठपुतली कला। कठपुतली कला। सभी को राजस्थान संगीत अकेडमी द्वारा अवार्ड तो दिए गए ही है, लेकिन इनमें से निर्मोही नाट्य सम्मान किसको मिला? तो वो है रमेश बोहरा। चारों की फील्ड मैंने यहाँ लिख दी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? दिनेश कुमार सोनी, डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी या ओम प्रकाश जांगिड़। अवार्ड का नाम क्या है? गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार 2022। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। और इनकी कृति जिसके लिए इनको दिया गया, यानी कि इनकी रचना कौन सी है? वो राजस्थानी साहित्य सौरम। राजस्थानी साहित्य सौरम, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। अब यहाँ एक नाम और है, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। इनकी भी एक कृति है जिसका नाम क्या है? इनकी कृति का नाम क्या है? उमादे, ये कृति का नाम है। और इनको अवार्ड दिया गया कौन सा? जयपुर साहित्य सम्मान। जयपुर साहित्य सम्मान इनको दिया गया, इनकी कृति उमादे।
और गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। इनकी कृति यानी कि इनकी रचना का नाम क्या है? राजस्थानी साहित्यरी सौरम। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध मिनिएचर पेंटिंग से नहीं है? ऑप्शन है आपके आशाराम मेघवाल, गोपाल प्रसाद शर्मा, मोहनलाल सोनी या विनोद कुमार जांगिड़। तो जैसे हमने शुरू में पढ़ा वो 14 लोगों को दिया गया राजस्थान राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, ऐसे ही जो शिल्प गुरु पुरस्कार है ये भी केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। और राजस्थान के कितने लोगों को? राजस्थान के 5 लोगों को ये सम्मान दिया गया। कुल कितने? कुल यानी कि राजस्थान के कुल कितने लोगों को? कुल 5 लोगों को, जिनमें से 4 के नाम तो आप देख ही रहे हैं। इन चारों को ही ये सम्मान मिला है, आशाराम मेघवाल को भी, गोपाल प्रसाद शर्मा को भी, मोहनलाल सोनी को भी और विनोद कुमार जांगिड़ को भी, चारों को ही मिला है। और ये 3 सालों के लिए एक साथ दिया गया, यानी कि 2019, 2018 और 2017 तीनों मिला के राजस्थान के कुल कितने? 5 लोगों को दिया गया, जिनमें से 4 के नाम आप यहाँ देख रहे हैं। 5वें जो रह गए उनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूं, वो है मोहनलाल शर्मा। एक मोहनलाल सोनी है, एक मोहनलाल शर्मा है, दोनों को ही दिया गया, मोहनलाल सोनी को भी, मोहनलाल शर्मा को भी। डिफरेंस क्या है इनकी कैटेगरी का? अब आपसे पूछा गया है मिनिएचर पेंटिंग से संबंध किसका नहीं है? आशाराम मेघवाल, गोपाल प्रसाद शर्मा, मोहनलाल सोनी या विनोद कुमार जांगिड़। तो इन तीनों का संबंध तो है मिनिएचर पेंटिंग से, तो किसका संबंध नहीं है? वो है विनोद कुमार जांगिड़। अब तीनों का संबंध है, फिर भी तीनों को एक ही कैटेगरी में कैसे मिल गया? तो तीनों को अलग अलग ईयर का मिला, इनको 2019 का, इनको 2018 का और इनको 2017 का, और तीनों को एक साथ ही दिया गया, यानी तीनों जो साल के अवार्ड थे वो एक साथ ही प्रदान किए गए हैं। और विनोद कुमार जांगिड़, इनकी कैटेगरी क्या है? तो ये चंदन की लकड़ी पर कलाकारी करते हैं, यानी उस पर कलाकृतियां बनाते हैं। चंदन की लकड़ी पर कलाकारी। तो इस तरह से ये 5 लोग हो गए। और इसी क्वेश्चन के साथ जो पुरस्कार एवं सम्मान वाला हमारा पोर्शन था या चैप्टर था दिसंबर 2022 के मैगजीन में, वो समाप्त हुआ। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं विविध तथ्य, यानी कि जिनको किसी खास एक कैटेगरी में हम नहीं बांध सकते, छोटी छोटी अनेक सारी जानकारियां हैं, उनको एक साथ हम आगे के 5 क्वेश्चन में वही चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य होगा? ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान को अगर कोई रैंक मिलती है देश में तो वो चीजें पूछे जाने की संभावना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। इसमें बस इतना सा ही याद आपको रखना है और डिटेल में कोई जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, ये गलत लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ द्वारा विशेष बाल पंचायत का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, कोटा या जयपुर। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय लिखा है, अगर ये ऐसे लिखा होता अंतरराष्ट्रीय तब तो ये बहुत ज्यादा ही सही हो जाता, यानी कि संस्कृत में ऐसे ही लिखते हैं, संस्कृत में राष्ट्रीय को भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखोगे? अंतरराष्ट्रीय एक राज्य में से नहीं था। एक्चुअली हिंदी में क्या चलता है, मतलब दो राष्ट्रों के बीच में जो माना जाता है वो अंतरराष्ट्रीय। अब इसका उत्तर क्या होगा? जोधपुर, उदयपुर, कोटा या जयपुर। तो कौन सा सम्मान या कौन सा कार्यक्रम? विशेष बाल पंचायत, ये तो किसके द्वारा? तो इस संस्था का भी नाम याद रखना है, यूनिसेफ द्वारा। और दूसरा क्या था? डिजिटल बाल मेला। तो ये कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ जयपुर में। और जयपुर में कौन सा संस्थान? तो वो है इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
कहाँ है ये? जयपुर में। अब यहाँ इंदिरा गांधी, इंदिरा हम ऐसे ही लिखते हैं इंदिरा गांधी, इन दोनों में क्या अंतर है आप मुझे बताएं ये बात। एक हम लिखते हैं ऐसे इंदिरा और एक इंदिरा, क्या इनका एक ही मतलब है? और अगर अलग अलग है तो क्या है? जहां शब्द युग्म या समुच्चारित भिन्नार्थक ऐसे शब्द होते हैं वहां पूछा जाने की संभावना है इंदिरा और इंदिरा। आप बताएं मुझे इसका उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? जयपुर जहां इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान है, वहां अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर क्या आयोजित हुआ गया? एक तो विशेष बाल पंचायत जो कि यूनिसेफ द्वारा, और दूसरा डिजिटल बाल मेला, इनका आयोजन किया गया। बढ़े आगे। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी तथा राजस्थान में महिलाओं की पहली साहित्यिक संस्था जिसका नाम है संभावना द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या अजमेर। इस क्वेश्चन में एक चीज खास है, क्या है ये क्या है? राजस्थान में महिलाओं की पहली साहित्यिक संस्था, तो नाम भी याद रखना है। राजस्थान में महिलाओं की पहली साहित्यिक संस्था कौन सी है? संस्था का नाम क्या है? संभावना। और दूसरा क्या पूछा है? राजस्थान साहित्य अकादमी और राजस्थान में महिलाओं की पहली साहित्यिक संस्था यानी कि संभावना द्वारा एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया ये पूछा है। ये 2 दिवस कौन कौन से थे? तो 3 और 4 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है ये भी बता देता हूं, ये है उदयपुर। तो अब आपको लग रहा होगा आंसर क्या? उदयपुर। आयोजन भी उदयपुर में होगा। अगर किसी को इसकी वजह से कैलकुलेशन करे कोई कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है इसलिए मैं उत्तर उदयपुर दूं, तो इसका उत्तर उदयपुर नहीं है, उसका उत्तर है जोधपुर। कहाँ आयोजन किया गया? जोधपुर। वैसे एक बात है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आपने इस तरह की कैलकुलेशन की कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है, तो हो सकता है आयोजन उदयपुर में किया गया हो। अगर आपने इस तरह की कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन के बाद क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन गलत करने का आपको अफसोस नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि हमने चलो कुछ हमने दिमाग लगाया, कई बार होता है वो सही हो जाता है, कई बार होता है कि सही नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो उनका आपको अफसोस नहीं करना चाहिए। ऐसी आपको जो टेक्निक है वो डेवलप करनी चाहिए। हो सकता है ये गलत हो जाए, लेकिन 10 में से 6-7 आपके जरूर सही होंगे अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी आ गई है कि क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ हिंट आप ढूंढ पाए और देख पाए कि उत्तर क्या होगा। कोई बात नहीं, अगर एक आध ऐसा क्वेश्चन गलत भी होता है तो ये स्वाभाविक है, होगा ही। 100% आप एक्यूरेट नहीं हो सकते, लेकिन इससे आपकी जो दिमाग का एक भाग है वो डेवलप हो जाएगा इस तरह की कैलकुलेशन करने का, कि कोई ना कोई तो लॉजिक होगा क्वेश्चन में, तो वो अगर आप पकड़ना सीख जाएंगे तो ओवरऑल आप फायदे में ही रहेंगे। वैसे भी अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कभी गलत किया भी होगा अपना कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के, तो उसका आपको अफसोस नहीं होता होगा। अफसोस उसका होता है जो आपने एकदम से तुक्का मारा और गलत हो गया। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, वन विभाग द्वारा हाल ही में लूणकरणसर, साल्ट लेक एवं दियातरा तालाब को वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया है। यह किस जिले में अवस्थित है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर या झालावाड़। तो ये तो आपको, अब जैसे इसमें यहाँ भी लॉजिक लगा सकते हैं लूणकरणसर, तो कहाँ है? अब ये वाला जो लॉजिक है ना, ये एकदम सही साबित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जियोग्राफी वाली चीज है। अब लूणकरणसर तो वहीं रहेगा जहां है, वो तो उठ के तो जा नहीं सकता। सम्मेलन तो फिर भी उदयपुर के बजाय जोधपुर में हो सकता है, लेकिन लूणकरणसर को वेटलैंड घोषित किया गया है। अब आपको थोड़ा सा भी पता है लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर में, तो उत्तर भी क्या होगा? बीकानेर। अब उस लॉजिक से ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन वो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ओवरऑल तो आपका पॉजिटिव ही स्कोर रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने यहाँ चिन्हित ऐसे लिखा है, ये सही है, इसमें हा आधा होता है और ना पूरा। देश की सबसे बड़ी वाटर टनल निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाई जा रही है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे बड़ी है और क्या है? वाटर टनल है, राजस्थान में बन रही है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ बनाई जा रही है पूछा गया है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाई बांध या परवन बांध। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है परवन बांध। जैसे मान लेते हैं यहाँ ये परवन बांध है, यहां एक टनल बनाई जा रही है ऐसे, वाटर टनल यानी कि जिसमें पानी जाएगा, सुरंग। ये क्यों बनाई जा रही है? इधर है कौन सा जिला? कहां है ये परवन नदी या परवन बांध? तो झालावाड़। यहां से पानी पहुंचाना है इधर, यहां कौन सा जिला? बारां।
यहां से यहां पानी पहुंचाना है। समस्या क्या थी? समस्या थी कि यहां बीच में है पहाड़, ये पहाड़ है। अब पानी तो ढलान से ही जा सकता है, पहाड़ से चढ़ के तो पानी ऐसे जा नहीं सकता बांध से, ये तो संभव नहीं है। इसके लिए ये उपाय खोजा गया कि पहाड़ के अंदर से एक सुरंग बना दी जाए और इस बांध का जो पानी है, जो 12 के जिले हैं, 12 जिले के जो गांव हैं, वहां भी इसका पानी पहुंचा दिया जाए। ये हो गया कौन सा बांध? ये है परवन। अब इसके लिए सुरंग बनाई गई। जो सुरंग बनाई गई है, सुरंग की लंबाई देश की सबसे लंबी वाटर टनल है, जो पानी ले जाने वाली सुरंग है। यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 8.708 किलोमीटर, 8.708 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई यानी कि एक तरह से आप इसका व्यास कह सकते हैं, कितना है? ये है 8 मीटर। टनल का जो मुख है यानी कि सिरा, एंड है, ये मतलब इधर से शुरू होती है और उधर खत्म होती है। यानी कि परवन बांध जो है, बांध ये है, यहां से शुरू होता है। ये जो इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये कहां है, कौन से गांव में? तो ये है अकावद कला। और ये अकावद कला गांव किस जिले में है? तो झालावाड़ में। क्लियर? ये सुरंग है जो भारत की सबसे लंबी वाटर टनल है। और पहुंचाएगी कहां? ये पहुंचेगी 12 में। अच्छा, यहां अकावद कला गांव है और यहां कौन सा गांव है? 12 जिले का गुंदलाई गांव। दोनों गांवों के नाम याद रखने हैं। यहां से शुरू होती है, यहां एंड होती है। जो जहां से शुरू होती है वो झालावाड़ है, झालावाड़ जिले की तरफ ही इसका मुख है। यानी कि यहां से बांध का पानी जाना शुरू होगा और कहां जाके निकलेगा? तो 12 जिले के कई सारे गांवों में इसका पानी पहुंचाया जाएगा। सुरंग की कुल लंबाई लगभग 9 किलोमीटर आप कह सकते हैं, क्योंकि 8.7 हो गई। और इसकी चौड़ाई है 8 मीटर, यानी कि इसका व्यास जो है 8 मीटर, आप ये चौड़ाई 8 मीटर इसकी कह सकते हैं। अकावद कला से शुरू होकर कहां पहुंचती है? गुंदलाई 12। तो इसके साथ जो पुरस्कार सम्मान वाला टॉपिक था वो समाप्त हुआ और विविध वाला जो पोर्शन है वो समाप्त हुआ। अब इसमें क्या बचता है? खेल एवं खिलाड़ी, उसकी एक क्लास अभी और बाकी है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं पुरानी क्लास। अच्छा, उससे पहले ये वार्षिकांक के बारे में जो लोग जानना चाह रहे थे कि हमारा पहले जो वार्षिकांक आया वो नवंबर तक का उसमें कंटेंट था। अब जो नया आया है इसमें कहां से है? जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक, यानी कि पिछले 13 महीने का इसमें कंटेंट है। जनवरी 22 से जनवरी 23 तक। इसमें आपको 2 वार्षिकांक एक तरह से मिलने वाले हैं। 2 का मतलब क्या है? ये तो जैसा आपने नवंबर वाला देखा था, यानी कि जनवरी से नवंबर वाला, वैसा ही है। इसमें बस 2 महीने का कंटेंट और जोड़ दिया गया है। इसके अलावा कुछ अगर त्रुटियां थी तो उनको सुधार करने की कोशिश की गई है। तो ये तो ओरिजिनल जो है बुक वो है, यानी कि मेन जो वार्षिकांक है वो तो ये है। फिर इसमें आपको क्या क्या दिया गया है? ये इसी के साथ ही आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। किसके साथ? जो मेन वार्षिकांक है उसी के साथ ये आपको निःशुल्क मिलेगा। अब इसमें क्या क्या है? इसमें एक तो इसका सारांश है। सारांश कौन सा था? जिसपे हमने मैराथन क्लास जो हमने डिस्कस की थी, जिसमें 1 लाइनर फॉर्मेट में वो मैराथन थी, तो वो जो सारा कंटेंट था वो इसमें है। तो एक तो इसमें वो सारांश है पिछले 1 साल का, प्लस इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अब विगत परीक्षाएं कौन कौन सी? तो अभी 2022 में जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि सीईटी वाला एग्जाम है, सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड वाला है, प्रयोगशाला सहायक है, कंप्यूटर अनुदेशक है, पीटीआई है। तो ये जो सारे एग्जाम जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा गया, उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ रखे गए हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। और फिर है इसमें अभ्यास हेतु प्रश्न। ये अभ्यास हेतु प्रश्न वही हैं जो हम यहाँ इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि आज की क्लास से पहले तक के हमारी 54 क्लास जो हुई है, उनके कुल 595 क्वेश्चन है जो इसमें शामिल किए गए हैं। इन्हीं की पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे डाली थी, उसकी हमने आंसर की भी डाली है। कई लोग पूछ रहे हैं कि उसकी आंसर की कौन सी है। तो पहले जो फाइल डाली थी उसके बाद एक और फाइल डाली है, उसी फाइल में जो आंसर्स हैं वो हाईलाइट करके दिए गए हैं, तो वही आंसर की है। कहने का मतलब जो आंसर की है उसमें क्वेश्चन भी वापस है और उसी के ऑप्शन में आंसर को हाईलाइट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ इसमें जो है, तो इसमें पहले सारे क्वेश्चन है 595 और बाद में लास्ट में जो टेबल की फॉर्मेट में ABCD इस तरह से आंसर की बना के इसमें दी गई है। तो ये मार्केट में मिलनी शुरू हो गई है, सब जगह आपको मिल सकती है। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा भी था कि ये कब से मिलने वाली है, तो अब ये मार्केट में आ चुकी है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद ये हमारी पुरानी क्लास, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि 54।
क्या था उस क्लास का पहला क्वेश्चन कि आजादी के अमृत महोत्सव पर वन टाइम संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इन सभी को दिया गया था। राजस्थान के कुल 5 लोगों को दिया गया, जिनमें से 3 यहाँ हैं, बाकी के 2 कौन कौन है? तो गिरधारी लाल पवार और जोधा खान। फिर था राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी द्वारा दिया जाने वाला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार राजस्थान के किस कलाकार को दिया गया? तो इन सभी को दिया गया। आशीन खान को 2021, खेत खां मंगनियार को 2020, दारा खान को 2019, इन सभी को दिया गया। लोक संगीत के क्षेत्र से ये संबंधित है और इसके लिए कंडीशन क्या थी कि आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। फिर था राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी द्वारा, मैंने दोनों में डिफरेंस ही बताया था, एक राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी है, एक राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी है, दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया किसको? इला अरुण को। रेखा ठाकुर, मामे खान, इनके नाम भी आज आए थे। रेखा ठाकुर का नाम आया था, मैंने बताया भी था आपको। एक क्वेश्चन था जिसमें, देखते हैं वो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। इसमें मैंने आपको बताया था किसे निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 भी प्रदान किया गया। तो रेखा ठाकुर यहाँ थी, कथक नृत्य से इनका संबंध है। तो इन सभी को भी राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड इन सबको भी मिला था। प्लस रमेश बोहरा जो है, इनको निर्मोही नाट्य सम्मान भी प्रदान किया गया। वही रेखा ठाकुर यहाँ भी है। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान तो मिला इला अरुण को, रेखा ठाकुर, मामे खान, इन दोनों को। ये जो 12 अकादमी पुरस्कार दिए गए उनमें ये लोग शामिल थे। बाकी 6 लोगों को युवा कैटेगरी में अवार्ड दिया गया और 5 को बाल प्रतिभा पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन था दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के कारण निम्नलिखित में से किस जिले को देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जब भी कोई जिला सर्वश्रेष्ठ होता है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कौन सा जिला है? अलवर। अलवर का अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा? सक्षम अलवर, जो दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण से संबंधित है। इस अभियान के 3 घटक हैं, समता, ममता और क्षमता। समता घटक में ही नारी चौपाल का आयोजन किया जाता है, जो कि अलवर के राजगढ़ से शुरू किया गया। वर्ष 2022 के लिए ई गवर्नेंस श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो इन सबको स्कॉच अवार्ड मिला। किसी को स्कॉच गोल्ड मिला, किसी को स्कॉच सिल्वर मिला, किसी की कैटेगरी कुछ थी, किसी की कैटेगरी कुछ और थी। तो ये सारी संस्था हैं जिनको स्कॉच अवार्ड मिला। अब देखते हैं स्कॉच गोल्ड ई गवर्नेंस में किसको मिला? तो ये मिला जन कल्याण पोर्टल को, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का एक पोर्टल है। इसी विभाग का एक और पोर्टल है जिसका नाम है राजकाज पोर्टल। इस राजकाज पोर्टल को मिला स्कॉच सिल्वर अवार्ड और इसी राजकाज पोर्टल के कारण पहला ऐसा कलेक्ट्रेट जयपुर का बना जिसमें ई फाइलिंग व्यवस्था लागू की गई है। बी ऑप्शन जो है राजस्थान आवासन मंडल, इसको भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला, लेकिन इसको किस श्रेणी में मिला? इसको मिला हाउसिंग श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जम्मू में आयोजित समारोह में किस जिला प्रशासन को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये जिला है श्री गंगानगर, जिसमें गंग कैनाल रेगुलेशन प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्यूटराइज किया गया, जिससे क्या हुआ, उसमें पानी की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई कि पानी कहाँ है, लेवल क्या है, स्पीड क्या है, कौन से गांव तक कब तक पहुंच सकता है। तो ये सारा जो इनोवेशन किया गया, इसके लिए श्री गंगानगर जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत स्वर्ण पदक या प्रथम स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इन सभी को ये प्रदान किया गया, इंदु लक्ष्मी सांखला, राम प्रसाद मीणा, पुनीता ए शर्मा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि इनको कहा जाता है द लेडी विद द लैंप, यानी कि ये नर्सिंग की एक तरह से जननी कही जाती है। आधुनिक जो नर्सिंग क्षेत्र है उसकी शुरुआत एक तरह से कहा जाता है इनके द्वारा की गई। तो जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था कब, 1853 से 55 में, उसमें इन्होंने घायलों की सेवा की। और जो डॉक्टर्स थे शाम को जब वो चले जाते थे तो ये लैंप या मोमबत्ती इसके उजाले में मरीजों की सेवा करती थी, उनके पास आती थी, उनकी सेवा शुश्रूषा ये करती थी। इसलिए इनको ये नाम भी दे दिया गया द लेडी विद द लैंप, जो कि आधुनिक नर्सिंग की जन्मदात्री है। हाल ही में आत्माराम भाटी को उनकी व्यंग आधारित पुस्तक जिसका नाम है परनिंदासम रस कहूं नाही के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है बीकानेर। अच्छा, जैसे मैंने बात की, अब यहां भी आप वो लॉजिक लगा सकते हैं कि आत्माराम भाटी, मैं एक जो लॉजिक कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है हमेशा सही हो।
लेकिन अगर हम ऐसा क्वेश्चन अटेंड करना चाह रहे हैं कि कुछ तो करना ही है, अगर आपके क्वेश्चन इतने काउंट कम हो रहे हैं एग्जाम में कि आपको लगेगा कि अगर इतने ही किए तब भी कुछ होना नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ रिस्क तो लेंगे, और जो लेनी भी चाहिए। तब आप सोचेंगे अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भाटी, ज्यादातर भाटी जो सरनेम या भाटी कास्ट जो है ये किस एरिया में ज्यादा है, इस सरनेम वाले लोग ज्यादा हैं, तो आप एक आंसर लगा सकते हैं कि बीकानेर होने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सही है, लेकिन संभावना बनती है। तो ऐसी जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है आप करके कुछ ना कुछ उसमें से एक आध क्वेश्चन सही जरूर निकाल सकते हैं। फाइनल स्कोर उसका जो भी आएगा आपका वो पॉजिटिव ही आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे बिल्डिंग रेलवे श्रेणी में, रेलवे स्टेशन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, नागौर रेलवे स्टेशन, अलवर रेलवे स्टेशन या उदयपुर? तो ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार नागौर रेलवे स्टेशन को। और कुछ दिन पहले हमने आपकी जो टेस्ट सीरीज वाली क्लास जिसका सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें मैंने आपको ये बताया था, गांधीनगर स्टेशन जो है 100% सौर ऊर्जा से संचालित। तो गांधीनगर 100% सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है, और जबकि बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो नागौर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारियों कौन कौन, ओम प्रकाश मिठारवाल तथा साक्षी कुमारी को भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई। इन दोनों का संबंध क्रमशः किन खेलों से है? तो इनका संबंध है शूटिंग और कबड्डी। क्रमशः शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्रम ध्यान रखना है। अर्जुन नाम पहले किसका आया? ओम प्रकाश मिठारवाल, तो यानी कि खेल भी पहले ओम प्रकाश मिठारवाल का देखना चाहिए, वो क्या है? शूटिंग। और फिर नाम किसका आया? साक्षी कुमारी, तो इनका खेल क्या है? कबड्डी। तो इसके साथ ही कल की नहीं है, पुरानी क्लास है, बीच में काफी गैप आ गया। गैप का कारण है कि बीच में जो आपकी टेस्ट सीरीज थी, यानी कि ग्रेड 3 वाले एग्जाम जिन्होंने दिए थे, जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज थी, उसका सॉल्यूशन भी हम बीच में करने लगे थे। इसके अलावा जो आपका वार्षिक अंक का काम पेंडिंग था, उसमें भी जो MCQ पीछे जोड़े गए, तो थोड़े से 2-3 काम बीच में आ गए, उसमें हम लगे हुए थे। अब यहाँ आपकी कल की यानी कि पुरानी 54 नंबर क्लास और आज की, ये दोनों समाप्त हुई। अब राजस्थान करंट अफेयर्स का जो दिसंबर वाला पोर्शन है उसमें अब केवल एक क्लास बचती है, यानी कि खेल एवं खिलाड़ी, केवल वो बाकी है। उसके बाद जो आपका एक बहुत बड़ा मेन काम अटका हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग जो चाह रहे हैं, वो क्या है? 2 चीजें। एक तो फ्लैगशिप योजनाएं, और प्लस जितनी भी फ्लैगशिप के अलावा जो योजनाएं बचती हैं, यानी कि जन कल्याणकारी, राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो सब। बहुत सारे लोगों का तो यही डाउट है कि फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी में फर्क क्या है। फ्लैगशिप का मतलब केवल ये है कि राज्य सरकार की सबसे प्रमुख योजना है, तो जो भी फ्लैगशिप योजना है वो जन कल्याणकारी तो अपने आप है ही, लेकिन जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो सभी फ्लैगशिप नहीं है। यानी ये है, ऑब्वियसली ये तो सही है, लेकिन ये हमेशा नहीं है। फ्लैगशिप मतलब सबसे आगे चलने वाली जो योजना है। ऐसा शिप यानी कि ऐसा जहाज जिस पर फ्लैग लगा हुआ है उसको फ्लैगशिप कहा जाता है। नौसेना का बेड़ा जब जाता है तो कई सारे जहाज हैं, सबसे आगे जिस जहाज पर झंडा लगा होता है उसको बोलते हैं फ्लैगशिप, जो सबको लीड कर रहा है, यानी कि ध्वजवाहक एक तरह से कहते हैं। ऐसे ही सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन सबसे आगे यानी कि ध्वजवाहक जो झंडा लेके सबसे आगे आगे चल रही हैं, ऐसी योजनाएं कौन सी हैं? उन्हीं को कहा जाता है फ्लैगशिप योजनाएं। तो सारी फ्लैगशिप योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन सारी जन कल्याणकारी योजनाएं फ्लैगशिप योजना नहीं है। फ्लैगशिप वही है जो सरकार कहती है, इन पर हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजना, जिसके लिए आप भी काफी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपको डिलीवर कर पाएं, ताकि जो आपका सेकंड ग्रेड वाला एक एग्जाम पेंडिंग है, शायद 29 जनवरी है, उससे पहले उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें खेल खिलाड़ी ये समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा मेन टास्क यही है। तो बस इसी पे काम करके जल्दी से जल्दी ये चीजें आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। तो हम मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।